हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएच वक्र की सहायता से शैथिल्य हानि तथा धारणीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन क्षमा करें, hysteresis loss and stabilize with the help of BH कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम BH कर्व का डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल के साथ समझेंगे और सभी परिभाषा को भी बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है चित्र BH वक्र। BH वक्र में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि चित्र जो वक्र बन रहा है वो हम किस चीज का वक्र बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे शुरू में यहाँ H जो रहता है वो H है हमारा सीधे तौर पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। मतलब हमारे पास जो H है वो एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह यहाँ पर हमारा कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यह H चुंबकीय क्षेत्र की तरह कार्य कर रहा है और एक तरफ हमारे पास है B जो कि एक चुंबकीय प्रवाह घनत्व है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व, अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रवाह घनत्व के बीच बना हुआ ग्राफ BH वक्र। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास B चुंबकीय प्रवाह घनत्व क्या होता है, इसको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी चुंबक में धारा, जैसे हमारे पास किसी चुंबक के पास यदि लोहे की छड़ को, मान लीजिए हमारे पास ये कुंडली है, मतलब हमने एक कृत्रिम रूप से चुंबक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास एक लोहे की छड़ है। जब हम लोग उसमें क्या करेंगे, सीधे तौर पर चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करेंगे, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करेंगे, तो इस प्रभाव से उसमें चुंबकीय प्रवाह घनत्व उत्पन्न हो जाता है। अब इसको समझने के लिए आपको चुंबक के पास अगर हम लोग लौह चुंबकीय छड़ रखी जाए तो छड़ में चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। हमारे पास चुंबक नहीं है तो हम डायरेक्टली एक कुंडली रूप चुंबक को ले लेते हैं, मतलब एक कुंडली के तौर पर भी चुंबक बन जाता है। आप देखे होंगे जैसे हमारे पास विद्युत चुंबक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास इसको चुंबकित करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही इसमें धारा दो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे हमारे पास चुंबक के पास कोई लौह चुंबकीय क्षेत्र को रखते हैं तो वह चुंबकित प्रभाव को उत्पन्न करता है और इस प्रभाव की ताकत को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ठीक है, जो हमारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ तो इस प्रभाव में जो ताकत शक्ति लगी उसे हम लोग चुंबकीय प्रवाह घनत्व कहते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हो जाती हैं, एक B और H। B और H के हिसाब से हमारे पास सबसे शुरू में कुंडली में हमने जैसे ही धारा प्रवाहित की, मान लीजिए हमने ऐसे धारा प्रवाहित की, तो यहाँ पर हमारा जो धारा इसमें बन रही है और इसमें जो चुंबकीय प्रवाह घनत्व बन रहा है उसको हम लोग को ग्राफ में धीरे धीरे बनाना है। तो सबसे शुरू में हमारे पास दोनों चीजें रहेंगी 0 0 के रूप में, मतलब सेंटर पॉइंट से। अब सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे हमने धारा के मान को बढ़ाया, मीन्स हमने चुंबकित किया, इसको चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया, तो यहाँ पर धीरे धीरे B के मान में वृद्धि होने लगी, मतलब चुंबकीय प्रवाह घनत्व के मान में इस तरीके से वृद्धि होने लगी। और वृद्धि होने लगी तो एक पॉइंट पर ऐसा आया कि ये दोनों के मान को फिक्स हो जाती हैं, मतलब ये मैक्सिमाइज पॉइंट्स पर पहुंच जाती हैं हमारी वैल्यू। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं हमारा सिंपली फॉर्मेट में संतृप्त क्षेत्र। ठीक है, अब इस संतृप्त क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हमने परिभाषा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारा सबसे उच्चतम पॉइंट पर पहुंच गया, फिर उसके पश्चात ये धीरे धीरे अपने पास वापस 0 के पास आने लगता है। मतलब यहाँ पर जैसे ही हमने धारा प्रवाहित कर दी, धारा प्रवाहित होने के पश्चात यहाँ पर हमारा जो होता है H का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान जैसे जैसे कम होते जाता है, वैसे वैसे जो हमारा चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मान है वो भी धीरे धीरे कम होता है, पर पूरे तरीके से खत्म नहीं होता है। जैसे हमारा C पॉइंट पर आया चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मान, तो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया था और हमारा चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मान था वो अधिक था। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम लोग इसको, जिससे जैसे इसका क्षेत्र कम होते जाता है, तो ये हमारे D पॉइंट पर आते ही चुंबकीय क्षेत्र का मान माइनस में चल देता है और साथ ही साथ जो हमारा चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मान है वो 0 हो जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर आते ही हम यहाँ पर इसकी धारा प्रवाह की दिशा को पलट देंगे। अब धारा प्रवाह की दिशा को हम लोग पलटेंगे तो ये इस तरीके से इस तरफ जाने लगेगा, मतलब इसमें क्या होगा कि जो हमारा चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मान है वो कम होने लगेगा। ठीक है, और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो भी हमारा
कम होने मतलब कम की दिशा में बढ़ने लगेगा, मतलब वो कम मतलब अब उल्टा हो गया ना सेम, जो हमारा इस साइड हो रहा था उसी चीज को हमने इधर उल्टा कर दिया। इसे आप अगर घुमा के देखेंगे तो हमारे पास सेम वही संरचना प्राप्त होगी, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, बस वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास जैसे ही हमने इसमें धारा को विपरीत में परिवर्तित किया, तो फिर ये लोग सेम तरीके से धारा के मान में न्यूनतम स्थिति में पहुंचे, मतलब सबसे कम जहां पास मिनिमाइज हो जाएगा, सबसे लोएस्ट रहेगा एच मैक्स, एच लोएस्ट के रूप में, तो उस पॉइंट पर हमको रुकना है। फिर सेम प्रोसीजर से ये अपने आप धीरे धारा धारा को बदलने लगता है। ये मतलब उसी दिशा में नहीं लौटता, बस स्टॉप धारा को परिवर्तित करता है। धारा परिवर्तन के साथ साथ इनके मान में वृद्धि होने लगती है और फिर ये लोग संतृप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, संतृप्त अवस्था में पहुंच गए, फिर उसके बाद ये सर्कल बार बार चलते रहता है। इस तरीके से ये हमारा हो जाता है बीएच वक्र की संरचना। और बीएच वक्र में हम लोग एकांक पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा PRSQ के बारे में है। इसमें एकांक पृष्ठ पर हम सभी चीजों की गणना करेंगे, उसमें हमारा जो शैथिल्य हानि हो रही है उस चीजों को ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग हमारे चुंबकीय पारगम्यता के भी बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो भी चीजें हमारे हो रही हैं सभी चीजों को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में जानकारियां। जब किसी भी अचुंबकीय लौह पदार्थ मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे इस चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे, जैसे हम कोई भी हमारे पास लोहा होता है वो चुंबकित नहीं होता है, फिर जब हम लोग उसमें चुंबक रखते हैं तो उसमें जो अंदर में जो उसके कण होते हैं उनकी दिशाएं एक समान हो जाती हैं, जिससे वो भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो जस्ट ऑफ वही चीज है यहाँ पर कि जब हम अचुंबकीय लौह पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में रखेंगे, अब हमारे पास कोई अचुंबकीय लौह पदार्थ है, अब उसको हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में रखते हैं तो चुंबकित किया जाता है, तो हम पाते हैं कि चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य से धीरे धीरे बढ़ने पर चुंबकन तीव्रता I का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है चुंबकन क्षेत्र की, तो हमारे चारों ओर चुंबक या विद्युत धारा से उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने से जिस पॉइंट पर तक हमारा चुंबकीय बल पता चलता है, मतलब जो चुंबकीय बल हमें महसूस होती है, उसे हम वहां तक हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर हम जबकि किसी भी हमारा जो लौह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय लौह पदार्थ को हम H में रख करके चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबकित किया जाता है। हम तो पाते हैं कि चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य से धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और चुंबकन तीव्रता I का मान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि H जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारे I के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है सभी चीजों को कि चुंबकन तीव्रता I का मान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो चुंबकन तीव्रता होती क्या है, आपको ये चीजें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब कोई भी पदार्थ इतनी मजबूती से चुंबकित होता है, हमारे पास कोई पदार्थ है कितनी मजबूती से चुंबकित होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पर निर्भर करता है, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब जितना ताकत से हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और साथ ही साथ हमारा जो चुंबकीय की शक्ति होगी वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगी। सेम यहाँ पर हमारा H जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है और I हमारी चुंबकीय तीव्रता हो जाती है। ठीक है, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी ही हमारी चुंबकीय तीव्रता होगी। अब यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, हम बात कर रहे हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आपको ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को हम जब इस्तेमाल करते हैं, बाहर से ला करके हम कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसे आमतौर पर विद्युत धारा से हम उत्पन्न करके उसमें चुंबकित करते हैं। जैसे आपने चित्र में देखा था कि हमारे पास एक पदार्थ थी, उसे हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मतलब एक विद्युत धारा से हमने एक चुंबक को उत्पन्न किया, उसमें हम किसी भी चीज को रखते हैं, तो उस प्रकार से जो हमारे पास प्राप्त होता है उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चुंबकीय तीव्रता I का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अंततः H का मान किसी मान पर H मैक्स हो जाता है। तब हमारा जो होता है यहाँ पर कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर मान बढ़ रहा है, फिर एक मान ऐसा आएगा कि उस पर हमारा H का मान जो होगा पूर्ण रूप से मैक्स रूप में हो जाएगा।
मैक्स हो जाता है। मैक्स होने के पश्चात क्या होता है उसको हम लोग अब देखते हैं। मैक्स होने के पश्चात आई का मान भी अधिकतम हो जाता है। यहाँ पर आई जो है उसे आप बी के रूप में भी समझ सकते हैं। आई और बी एक ही टाइप से है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आई का मान भी अधिकतम हो जाता है, तो चुंबकीय तीव्रता आई और चुंबकन क्षेत्र एच के बीच खींचे गए वक्र को हम लोग आई एच वक्र कहते हैं। आई एच वक्र भी यही बी एच वक्र के समान ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें बी एच वक्र में ही अंतर्निहित होता है हमारा आई एच वक्र, ठीक है। अब बी बराबर हमारा म्यू जीरो एच प्लस आई से आई के विभिन्न मानों के लिए बी तथा एच के मध्य वक्र खींचा जाए तो बी एच वक्र कहलाता है। अब यहां पर हमारे पास बी बराबर होता है म्यू जीरो एच प्लस आई। बी क्या है यहाँ पर हमारे पास, तो वो हो गई हमारी चुंबकीय प्रवाह घनत्व, और जो म्यू जीरो है वो हमारी हो जाती है चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय क्षेत्र, और आई हो जाता है हमारे पास चुंबकन तीव्रता। तो बी का मान को हमको निकालना है, तो चुंबकीय पारगम्यता का साथ में और हमारा एच प्लस आई का से करेंगे, तो हमारे पास आई के विभिन्न मानों के लिए बी तथा एच के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि म्यू जो है वो हमारा चुंबकीय पारगम्यता है, तो आपको इन सिंबल्स को समझना पड़ेगा, तभी आपको आगे में समझ में आएगा। तो म्यू जीरो है चुंबकीय पारगम्यता। अब चुंबकीय पारगम्यता होती क्या है उसको समझते हैं। किसी पदार्थ की क्षमता होती है चुंबकीय पारगम्यता, वह चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से कितनी आसानी से गुजरने देता है। मतलब हमारे पास कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें जैसे लोहा है वो अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ही आसानी से गुजरने दे देता है। अगर हम कोई डिफरेंट पदार्थ लें, लकड़ी लेते हैं, अब उसको लकड़ी को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो हमारा इतनी आसानी से चुंबकीय क्षेत्र गुजरने नहीं देता है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, जिससे वो चुंबकित होता ही नहीं है लकड़ी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा लोहा होता है उसमें अपने अंदर से सभी चीज़ों को, मतलब डोमेन्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। डोमेन्स होते हैं, इसमें जो डोमेन्स अंदर में होते हैं अणु परमाणुओं के रूप में, वो लोग उसको चुंबकित होने देते हैं, परंतु हमारे जो होता है लकड़ी में उसमें डोमेन्स लोग उसको अंदर जाने नहीं देते चुंबकीय क्षेत्र को, जिस कारण से वो अच्छे से चुंबकित नहीं हो पाता है। इसको आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय पारगम्यता क्या है। पदार्थ की क्षमता होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र को अंदर जाने आसानी से देता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एच और आई के बारे में आपको पता था। बी हमारी है चुंबकन घनत्व, चुंबकीय प्रवाह घनत्व। अब विभिन्न मानों के लिए बी तथा एच के लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से वक्र प्राप्त हो जाएगा। अब एक पूर्ण चक्र के लिए बीएच वक्र हमारे पास प्राप्त होती है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक पूर्ण चक्र में हमारे पास ओ बी सी डी ई एफ ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूर्ण चक्र बनता है, ओ बी सी डी ई एफ ए बी के अनुरूप होता है। वक्र के बिंदु Q के समीप, अब यहां पर हमारे पास वक्र के बिंदु Q के समीप यहां पर हमने एक छोटा सा हिस्सा, एकांक क्षेत्र लिया है, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है हमारे वक्र का। अब इस वक्र में जो हमारे पास PQ आ रहा है, PQ ये जो हमारा बन रहा है PQ, हम लोग इसको एक हमारे H के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हम इसको मानते हैं। हमारा जो H है वो एकांक क्षेत्र की बात हो रही है, हमने एकांक क्षेत्र में PQ को हम लोग ले रहे हैं, तो PQ को हम लोग H के बराबर, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसके बराबर हम लोग अब मानते हैं। और फिर उसके पश्चात हमारे पास आता है PR जो है वो dV के बराबर है। dV मतलब यहाँ पर हमारे पास PR है। PR जो हमारा dV के बराबर है, मतलब ये पूरा का पूरा B हो जाता है, और B में हम लोग केवल छोटे से परिवर्तनशील भाग को हम लोग ले रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर dB का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अतः पट्टी QPQRS जो है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालना होगा। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, तो H गुणित TB हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब बराबर ये हो जाएगा एकांक आयतन पर B के मान से B प्लस DB तक बदलने में किया गया कार्य। मतलब यहाँ पर हमने जो DB का प्रयोग किया था उसमें B प्लस DB से हमारा जो परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा B का मान B से B प्लस DB तक बदलने में जो किया गया कार्य है वो हो जाता है।
ठीक है, क्षेत्रफल जो हमारा निकला वो हो जाता है एकांक आयतन पर b का मान b से b प्लस db तक बदलने में किया गया कार्य। अब कार्य प्रदर्शित करेगा। यहां तक आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया हो। नहीं आया होगा समझ में तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, और तब भी नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं सभी चीजों को आपको डिटेल के साथ समझाने की प्रयास 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 अवश्य करूंगा। तो अतः प्रति चुंबकन वक्र प्रति एकांक आयतन के पदार्थ के लिए हम लोग अब शैथिल्य हानि निकालेंगे। अब हमारे पास एक एकांक आयतन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PQRS PQSR। अब इस एकांक आयतन के लिए हम लोग निकालेंगे शैथिल्य हानि। अब शैथिल्य हानि हम लोग जैसे निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा कि BH लूप का क्षेत्रफल मतलब शैथिल्य हानि बराबर म्यू गुणित IH वक्र का क्षेत्रफल। IH वक्र वही चीज है, कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। आप IH वक्र के जगह में BH वक्र का क्षेत्रफल भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं लेने की चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आता है कि संतृप्त अवस्था की बात करते हैं। संतृप्त अवस्था क्या होती है? हमारे पास ये चित्र है, इस चित्र में हमारे पास 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है संतृप्त अवस्था, यहाँ पर हमारे पास बीच में जो जिसकी दूरी है OD, ये हमारी हो जाती है धारणशीलता, ये दोनों के बीच की दूरी हो जाती है निग्राहिता, इसी चीज ये हो जाती है निग्राहिता, ये हो जाती है धारणशीलता। इसी चीजों को हम लोग को देखना है अब किस प्रकार से होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। हमारे पास जो था लौह चुंबकीय पदार्थ उसके हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, चुंबकीय क्षेत्र रखने से हमारे पास B उत्पन्न हुआ। B उत्पन्न होने से परंतु जब सभी डोमेन संरक्षित हो जाएंगे तो उसके बाद H का मान बढ़ने पर भी B स्थिर रहता है, जिससे चुंबकीय समृद्ध, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को आपको ध्यान में देना है। यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है H का मान बढ़ रहा है परंतु B हमारा एक पॉइंट पर संरेखित रहता है। तरीके से ये हमारा बढ़ा, अब इस पॉइंट पर आ गए तो इस पॉइंट पर हमारे पास पूर्ण रूप से जो हमारी जो होता है B का मान वो एकदम संरेखित रहता है, H का मान बढ़ते जाए तो भी। ठीक है, अब यहाँ पर H का मान, जिससे कि H का मान बढ़ने पर भी B का मान स्थिर रहता है, और इसे ही हम चुंबकीय समृद्ध अवस्था संतृप्त अवस्था कहते हैं। जो हमारे पास प्राप्त हुआ कि इस पॉइंट पर B पॉइंट, इस पॉइंट पर हमारे पास संतृप्त अवस्था हम इसे कहेंगे। ठीक है, अब आती है धारणशीलता की बात। धारणशीलता की किसी भी पूर्ण चुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र H का मान शून्य रहने पर भी डोमेन पूर्ण विचलित अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने किसी भी चीज को चुंबकित किया तो उस चुंबकीय गुण उसमें कुछ बच जाता है। देखे होंगे आप लोग, अगर कोई भी लोहा को आप अगर चुंबक के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप लोहे में चुंबक चटा के रखेंगे, 2-3 बार ऐसे घसेंगे चुंबक को तो वो चुंबकित से प्रदर्शित करने लगता है, पर वो जैसे ही चुंबक हटाते हैं तो वो पूर्ण रूप से उसमें चुंबकीय गुण निपटते नहीं हैं, कुछ चुंबकीय गुण उसमें बचे जाते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर धारणशीलता की बात की जा रही है कि किसी भी पूर्ण चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य करने पर भी हमारे पास इस डायग्राम के मुताबिक हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाता है शून्य। इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, परंतु यहाँ पर हमारे पास डोमेन पूर्ण विचलित अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। मतलब हमारे पास कुछ उसमें जो होता है चुंबकीय गुण, चुंबकीय घनत्व बच जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि वही चीज लोहे को हम लोग जब चुंबकित करते हैं, मतलब चुंबक के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो चुंबक को हटाने के पश्चात भी उसमें थोड़े बहुत चुंबकीय गुण बच जाते हैं। उसी चीज को यहाँ पर हमने धारणशीलता के रूप में बताया है कि वक्र में OC जो हमारा हो जाता है वो धारणशीलता कहलाती है। मतलब जो हमारे पास ये जो OC दिख रहा है ये हो गई हमारी धारणशीलता। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे पास निग्राहिता। निग्राहिता पूर्ण चुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान शून्य प्राप्त करने के लिए लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र H का मान निग्राहिता कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि शून्य प्राप्त करना है हमें,
मतलब हमारे पास अभी शून्य नहीं हुआ था, तो पूर्ण चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान शून्य प्राप्त करने के लिए लगाए गए चुंबकन क्षेत्र H को मान को निग्राहिता कहलाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर H का मान शून्य हो गया, परंतु B का मान जो है वो ऊपर है, शून्य नहीं हुआ है। H का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य हो गया, परंतु B का मान शून्य नहीं हुआ है। तो अब हम लोग इसमें चुंबकन क्षेत्र लगाएंगे कि B का मान यहाँ पर आकर शून्य हो जाए। तो हमने जो चुंबकन क्षेत्र लगाया उसे हम लोग कहेंगे निग्राहिता, और निग्राहिता हमारी O और D ये हो गई हमारी निग्राहिता। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है BH वक्र का डायग्राम के साथ उसकी संपूर्ण व्याख्या। ठीक है, अगर इस पे आपको कुछ भी चीजें अगर समझ में ना आई हो तो मुझ में कमेंट करके बता दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो वो भी बता दीजिएगा, जिससे कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। कुछ चीजें हों तो वो चीजों को, सभी चीजों को आप बता दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करूं और आपको एक अच्छे से अच्छा तरीके से पढ़ा करके अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की फुल कोशिश कर सकूं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।